हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी से एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और रंगमंच गतिविधियों के लिए 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और 2004 में यूपी के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी ने सम्मानित किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर गौरव प्रतीकी जी। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू? रिचा जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपके आरडीडी शो के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इतना थैंक यू। सक्सेसफुली शो चला रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। आप जिन जिन के साथ इंटरव्यूज करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को कुछ सीखने को मिलता है उनसे। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे जी। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके जीवन में भी कभी ऐसे पल आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? वो अभी तक ही चल रहा है। मैं 2006 में मुंबई आ गया था। ऑलमोस्ट मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया है। तो जी। कोशिश ही चल रही है लगातार। और खासकर एक्टर की लाइफ में तो जिंदगी भर कोशिश होती है। तो कोशिश से बिल्कुल। हारना नहीं चाहिए। और हारा नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। और किसी का वक्त जल्दी आता है, किसी का लेट आता है, लेकिन कोशिशों से आता है। तो हमारा भी आएगा। जी, जी, बिल्कुल डेफ़िनिटली सर। और सर, मैं आपकी बात करूँ तो आप झांसी से हो और झांसी की तो अपनी ही हिस्ट्री रही है। तो मैं सबसे जी। पहले आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा है? और उसके बाद आपका जो अभिनय के प्रति रुझान, उसके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने आई थिंक इंजीनियर भी की है। मैं ड्रॉप किया है। मैंने इंजीनियरिंग सिविल से कर रहा था, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। चूँकि ओह! मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था और मुझे लगता था कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए। और फिर धीरे-धीरे लगा कि इसको एज़ अ करियर में मुझे लाना चाहिए। तो मैं इंजीनियरिंग करते-करते फिर मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्कॉलरशिप भी मिल रहा था। तो एक जगह लगा कि नहीं यार, उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी और फिर जॉब करूँगा तो मैं एक्टिंग कब करूँगा? सो मैंने बीच में ड्रॉप आउट किया। मैंने घर पे बात की, मैंने कहा मुझे एक्टर बनना है। तो घर वालों से तो डाँट पड़ी पहले शुरू में, लेकिन फिर धीरे-धीरे उनको भी ट्रस्ट हुआ, उन्होंने भेजा। और आज मुंबई में मैं काम कर रहा हूँ और कोशिशें कर रहा हूँ। जी, जी। और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। हाल ही में जो एक फ़िल्म आई थी अक्षय कुमार जी की, मिशन रानीगंज, जिसमें अक्षय कुमार जी थे और काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट थी। तो अक्षय कुमार जी के साथ काम करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, इससे पहले आपने जो थिएटर किया है, रंगमंच किया है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि रंगमंच कहीं न कहीं हमें एक्टिंग की बारीकियाँ सिखाता है। जी। तो आपका अ जो एक्सपीरियंस रहा है रंगमंच का, वो कैसे रहा है सर? थिएटर का तो मैं बचपन से ही मैंने थिएटर ही जॉइन कर लिया था। लाइक कल्चरल प्रोग्राम्स और ये एक्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट बचपन से था।
तो चूँकि ये था कि जब एक्टिंग में करने का डिसाइड किया कि एक्टर बनना है, तो मम्मी को लेके मैं गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहाँ पता किया। तो वहाँ एडमिशन के लिए भी आपको थिएटर कंपल्सरी होता है, आपको एक्टिंग एज़ अ एक्टर आपको थिएटर में नाटकों में काम करना है का मतलब 10 नाटकों में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने पहले दिल्ली गया, दिल्ली में कुछ दिन मैंने वहाँ लोकल में थिएटर्स किए और वहाँ पे कुछ ग्रुप्स के साथ जुड़ा जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। फिर लगा कि यार यहाँ पे थिएटर करने से बेटर है अपने होम टाउन जाके मैं थिएटर शुरू करूँ, तो मैंने वहाँ पे जो मेरे लोकल में जो ग्रुप्स चलते थे उनके साथ जाके मैंने बात की कि मैंने कहा यहाँ पे लोकल में जो भी थिएटर ग्रुप हैं, तो मैं 2-3 ग्रुप्स थे उनके साथ मैं जुड़ा, उनके साथ काम किया मैंने और काफ़ी सीखने को मिला सभी से, सभी सीनियर कलाकार थे उसमें और एक-दूसरे के साथ सीखा, उसके बाद फिर कहीं न कहीं मुझे लगने लगा कि एनएसडी जाऊँगा तो एनएसडी में जाने के बाद भी फाइनली मुंबई का रास्ता अपनाना है, तो क्यों नहीं पहले मैं मुंबई जाऊँ। डायरेक्ट एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मुंबई आया, मुंबई आने के बाद चूँकि स्ट्रगल तो रहा काफ़ी तो धीरे-धीरे मतलब कारवां शुरू हो गया और आज काम कर रहा हूँ मैं। जी, जी। और सर आपको सम्मानित भी किया गया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री जी हम जानना चाहेंगे सर। चूँकि ये इतने बड़े अवार्ड हैं कि इनका तो मैं जितनी एज में मुझे अवार्ड मिले, मुझे तो इनका शायद उतना वैल्यू भी नहीं पता था कि मतलब राष्ट्रपति अवार्ड की वैल्यू क्या होती है, गवर्नर अवार्ड की वैल्यू क्योंकि चूँकि मेरी एज बहुत कम थी तभी। चूँकि जिस चीज़ों में मैं कनेक्ट था लाइक भारत स्काउट एंड गाइड में था मैं, सोशल वर्क में था, मैं बचपन से ही मतलब स्कूल के बाद में पोलियो ड्रॉप्स पिलाता था, उस समय पोलियो ड्रॉप्स के कैंप चलते थे, तो पोलियो ड्रॉप पिलाता था मैं बच्चों को। और बहुत सारे जैसे ट्रेन जो गर्मियों में होता है ना ट्रेन्स निकलती हैं तो वो हमारे जी, यहाँ ना पानी पिलाया जाता है जैसे गर्मियों में यात्रियों को। तो मैं उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है। तो उन चीज़ों में था और फिर मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चुना गया, गवर्नर अवार्ड के लिए पहले चुना गया था। तो वो अवार्ड मिल गया मुझे लेकिन वैल्यू नहीं पता था कि मतलब राष्ट्रपति ये मैं तो काम कर रहा था और कोशिश करे जा रहा था तो चीज़ें होती जा रही थी। तो आज मुझे वो फ़ील होता है कि मुझे प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी से सम्मान मिला और मेरे फ़ेवरेट प्रेसिडेंट है वो। तो उनके हाथों सम्मानित हुआ, उसके पहले विष्णुकांत शास्त्री जी के थ्रू सम्मानित हुआ। तो ये एक प्राउड का मोमेंट है, गर्व की बात है मेरे लिए। बाकी ऊपर वाला चाहेगा कोशिशें करता रहूँगा, अच्छे काम करूँगा कि जो देश के सर्वोच्च सम्मान है उससे भी नवाज़ा जाए, बस मुझे पहले काम करना है अच्छा। जी, जी। डेफ़िनिटली सर क्योंकि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और कहीं न कहीं आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो। और उसके बाद सर जो आपकी जर्नी झांसी टू मुंबई की रही है क्योंकि आपका कोई गॉडफ़ादर नहीं था आई थिंक मुंबई में। तो वो सफ़र कितना मुश्किल था सर? सफ़र बहुत मुश्किल था बिकॉज़ फ़िल्म इंडस्ट्री में कहीं न कहीं गॉडफ़ादर के बिना आप उतना काम नहीं कर पाते हो और उतना आपको कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप विदाउट सपोर्ट तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते चूँकि कहते हैं ना कि आपको फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए कहीं न कहीं बैक सपोर्ट आपके पास टैलेंट होता है अच्छी बात है, अगर टैलेंट नहीं है होना बात की बात है लेकिन पहले आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको एंट्री मिलनी चाहिए, फिर आप टैलेंट दिखा पाओगे। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं था लेकिन हाँ, लोग अच्छे मिलते गए, अच्छे से लोगों ने सपोर्ट किया, कहीं न कहीं मुझे हेल्प की लोगों ने। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ अभी, कोशिश कर रहा हूँ और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी, जी। और आई थिंक आपका जो शुरुआत हुई है करियर की, वो दूरदर्शन से शुरू हुई है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। वो सीरियल कैसे मिला बैरिस्टर रॉय और किस तरह से दो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? जी, मैं 2006 में मुंबई आ गया था, तो वही चूँकि ऑडिशन का पता चलता था कि ऑडिशन चल रहा है, तो मैं ऑडिशन देने गया। ऑडिशन देने के दौरान मुझे कहीं न कहीं एक दूरदर्शन का एक ऑफ़र आया, चूँकि मैं मानता हूँ कि जो शाहरुख खान साहब की वो शुरुआत भी कहीं न कहीं दूरदर्शन से हुई थी। तो मेरे लिए भी ये कि भाई मैंने भी
शाहरुख भाई की तरह कहीं न कहीं दूरदर्शन से शुरू करके अपने करियर को आज फ़िल्मों तक लेके आया हूँ। तो दूरदर्शन का शो मिला था मुझे, ऑडिशन से मिला था मुझे। तो वो अच्छा गया था मेरा। मैं तो पहली बार आया था तो घर वालों ने देखा था तो उनको ट्रस्ट हुआ कि चलो टीवी में दिख रहा है थोड़ा बहुत। जी, जी। जी, और उसके बाद सर आपने काफ़ी फ़िल्में भी की है और सीरियल में भी काम किया है और एल्बम भी किए हैं और एड भी किए हैं सर। जी। तो वो जर्नी कैसे थी? क्योंकि कहीं न कहीं अगर 2006 की मैं बात करूँ तो डोर टू डोर आपको ऑडिशन देने जाना पड़ता था। आजकल काफ़ी फैसिलिटी है, सोशल मीडिया है, आप कभी हाँ, भी ऑडिशन दे सकते हो। तो हाँ, अभी अ, ईज़ी हो गया जी, है। जी, जी। अभी अभी ईज़ी तो हो गया है ऑडिशन देना यस, थोड़ा-सा। यस। और लाइक आप पहले तो ये था कि आपको फ़ोटो खिंचा के आपको एक ऑफ़िस में जाना पड़ता था, आपको फ़ोटोग्राफ्स देने पड़ते थे, पोर्टफ़ोलियो होता था प्रॉपर। तो पहले थोड़ा-सा न ड ये चीज़ें थी और स्ट्रगल की। आज थोड़ा-सा ट ईज़ी नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ, डिफरेंट हो गया है। थोड़ा-सा ईज़ी ये हो गया है कि आप कम्युनिकेट ईज़िली कर सकते हो, कि मुझे जैसे अभी फ़ोन आया किसी डायरेक्टर का, तो जी, मैं उनको भेज सकता हूँ अपना यहाँ से ऑडिशन भेज दिया, उन्होंने लाइन्स भेज दी, मैं ऑडिशन भेज दिया, फ़ोटोग्राफ्स भेज दी, तो कम्युनिकेशन थोड़ा-सा ईज़ी हो गया। लेकिन प्रोसेस वही है कि आपको ऑडिशन देना पड़ता है, लुक टेस्ट देना पड़ता है, देन उसके बाद सिलेक्शन होता है। लेकिन कॉम्पिटिशन बढ़ ही गया है कहीं न कहीं, अभी तो। यस, यस, राइट सर। और सर इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है सर, तो आपकी भी कोई ऐसी इंस्पिरेशन रही होगी जिसने आपको इंस्पायर किया होगा सर? इंस्पिरेशन तो मेरी मदर है। मेरी मदर ने इंस्पायर किया मुझे कहीं न कहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने अपनी मेहनत से हम मैं और मेरी एक बहन है छोटी, तो हम दोनों को पाल-पोस के बड़ा किया, मेरी बहन की शादी की। और अभी भी वो कहीं न कहीं वर्क करती रहती हैं। हम आलस खा जाते हैं लेकिन वो अभी भी आज भी एक्टिव रहती हैं कहीं न कहीं। तो उनको देखते रहे, उनकी जर्नी हमने देखी, तो कहीं न कहीं इंस्पायर हुए कि नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत की अपनी लाइफ में, तो हमें भी कुछ करना है और ऐसा करना है जिससे उनका सर फ़ख्र से ऊँचा हो, और अपने परिवार के लिए करना है। क्योंकि मैं जी, रीवा का रहने वाला था, मध्य प्रदेश रीवा में मेरा यू नो ये मेरे फादर का घर था। पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद हम नानी के पास झांसी आ गए, बुंदेलखंड। तो वहाँ पे जी, नानी, मामा जी हैं, उनकी फैमिली है पूरी। तो हमारा फिर वहीं पे स्टडी और सब पढ़ाई-लिखाई वगैरह सब हुआ। इसके बाद फिर मैं मुंबई गया एज़ अ एक्टर, मैंने अपना करियर परस्यू किया। साथ में मैं अभी बिज़नेस में भी हूँ, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के, तो मैं साइड में बिज़नेस भी कर रहा हूँ। तो जी, 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 जी। ये भी बहुत ही ज़रूरी है सर। और जी। सर इसके अलावा सर आपने हंगामा प्ले के लिए, मैक्स प्लेयर के लिए एक फ़िल्म की थी, उफ़ तेरी क्या बात है। हाँ, हाँ। मैंने कशिका जी, क्रिएशन फ़िल्म्स के लिए किया था, मैंने एक एल्बम किया था, उफ़ तेरी क्या बात है। और जी, उनके साथ मैंने 3-4 वेब सीरीज़ भी की हैं, जो अभी अलग-अलग चैनल्स में रिलीज़ होगी जल्दी। और जी। बाकी मैंने अभी एक हंगामा के लिए किया है, इसके बाद क्यों गए तुम बिफोर यू म्यूज़िक के लिए किया है यस, एल्बम। यस। तो इस तरह से जी, जी। वीडियोज़ और ये सब मेरे कंटिन्यू चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। सो जी, जी। और सर आपने 2005 में एक जो टीवी मिनी सीरीज़ की थी सलाम यूपी, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर, अच्छा, जिसमें आपने वो भी डॉक्टर का पता रोल लगा प्ले लिया किया था। आपने। सलाम यूपी का भी पता लगा लिया। जी, सलाम यूपी का ऐसा था कि चूँकि मैं जब झांसी में था, थिएटर कर रहा था, तो जी, मैं कुछ नाट्य ग्रुप के साथ जुड़ा था वहाँ पे, जैसे अक्स करके है एक नाट्य ग्रुप, जननाट्य मंडल है, जो देवदत्त बुधौलिया करके हैं हमारे ब्रदर, तो वो चलाते हैं। जी, और भी कुछ ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे मतलब एक चैनल लॉन्च हुआ था, सलाम ईटीवी उत्तर प्रदेश। तो ईटीवी उत्तर प्रदेश वाले क्या कर रहे थे कि वो हर स्टेट में उन्होंने एक बनाया था, स्टेट के हर सिटी में जाके ना वो लोकल में जो भी थिएटर करते थे ग्रुप, तो उनके साथ वो एक उन्होंने शो बनाया था सलाम यूपी, जिसमें वो जो कोई भी एक समस्या है, आप कोई भी मुद्दे को लेके, हम लोग नुक्कड़ नाटक आपने सुना होगा, स्ट्रीट प्ले। जी। तो वो एक यस, यस। कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रीट प्ले हम उसको टीवी पे दिखाएँगे, क्योंकि स्ट्रीट प्ले सिर्फ़ स्ट्रीट पे होके खत्म हो जाता है। तो स्ट्रीट प्ले जी, क्या होता है उसको, और स्ट्रीट के माध्यम से हम किस तरह से लोगों को मैसेज दे सकते हैं। तो वो सलाम जी, यूपी ने एक काम किया था कि स्ट्रीट प्ले वो लोग शूट करते थे और उसको टीवी पे दिखाते थे, ईटीवी उत्तर प्रदेश पे 2005 पे 4-5 में वो शो आता था। तो जी, वो शो किया था।
तो वो मैं उसी दौरान गया था जब मैं झांसी में थिएटर और वो सब नाटक वगैरह कर रहा था। तो उसी दौरान उनकी टीम आई थी, तो हमारे ग्रुप के साथ उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने 3 से 4 हमारे प्ले फाइनल किए थे, तो उसमें हमने एक प्ले किया था जिसमें मैं डॉक्टर बना था, कि मतलब एड्स के ऊपर था वो, कि जी, जो आप जैसे शेविंग वगैरह बनवाने जाते हो, तो आपको ब्लेड्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, सेम अलग-अलग आपको ब्लेड्स यूज़ करनी है। अभी तो जी, जागरूकता काफ़ी आ गई है। मैं ये बात करूँ 2000 5 की, आज से 15-16 साल पहले, 18 साल पहले की। तो जी, तब इस तरह की जागरूकता नहीं थी, तो इस के माध्यम से कि आपको आपको फिज़िकली लोगों के साथ जो भी आप रिलेशन बना रहे हो, तो आपको प्रोटेक्शन जी, यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हम लोग जागरूकता से रिलेटेड चीज़ों को हमने प्रमोट किया था। तो वो ईटीवी उत्तर जी, प्रदेश में हमारा शो आया था, सलाम यूपी। जी, तो जी, ये कहानी थी। जी। और सर इसके बाद सर 2006 में 16 श्रृंगार जिसमें आपने समीर का रोल प्ले किया था। 16 श्रृंगार भी किया था। जी, युग मैंने पुरुष। उसमें फिर यस, युग यस, पुरुष युग पुरुष जैन धर्म के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी। जो जो जैन धर्म जी, में श्वेतांबर और दिगंबर 2 तरह के जैन धर्म होते हैं, जिसमें श्वेतांबर जो गुरु थे श्री राजेंद्र सूरी जी महाराज, उनके जीवन पर कहानी थी युग पुरुष, तो वो मैंने एक परफ़ॉर्म की थी। उससे मैं काफ़ी जैनिज़ और जैन लोगों के संपर्क में भी आया, और जी। बहुत अच्छी फ़िल्म थी वो। फिर और भी मैंने कई प्रोजेक्ट किया, मुझसे ज़्यादा तो आपको याद है मेरे प्रोजेक्ट। जी, आपने एक प्रणाली द ट्रेडिशनल अभिलाषा प्रणाली का रूठे फ़िल्म। पड़ेंगे, चाइल्ड हाँ, ब्राइड, बेटी जो कि शॉर्ट फ़िल्म और एक म्यूज़िक वीडियो किया था दिल ले गई मेरा और दिल्ली में। यस, यस यस, यस। और भी बहुत सारे आपने म्यूज़िक वीडियो और ये इश्क हाय टीवी सीरीज़ ये इश्क जो है। कि 2010 हाँ, में आई थी। जी, जी। हाँ, ये इश्क है। यस, यस और इसके अलावा मिसेस तेंदुलकर, प्यार की मिस्ड कॉल जिसमें राज माथुर का आपने कैरेक्टर प्ले किया था हाँ, और साइलेंट स्टेप, ये कैफियस, साइलेंट फ़िल्म थी, हँसते साइलेंट हमें स्टेप साइलेंट फ़िल्म थी पूरी। मतलब उसमें एक भी जी, डायलॉग नहीं था, जस्ट वो मोमेंट्स थे। कि जी, एक लड़की उसको डायरेक्ट किया था संजय साक्षी जी, प्रसिद्धि हाउस के थ्रू थी ये फ़िल्म। उसमें जी, एक लड़की जो थी, जो बोल नहीं पाती थी और एकदम गरीब, और सड़कों पे भीख माँगती थी, तो वो ड्रीम देखती है, तो ड्रीम में वो एक लड़के को इमेजिन करती है, और लाइक वो लड़का उसको घुमा रहा है, फिरा रहा है, वो अपने सपने देखती है, और फिर किस जी, तरह से जब उसका सपना टूटता है, और फिर वो जब भीख माँगने जाती है, तो वही ड्रीम उसका रियल में चल रहा होता है। तो इस तरह का एक मैसेज था कि हमें किसी को छोटा-बड़ा नहीं समझना चाहिए, और गरीब है तो क्या हुआ, हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, उनके भी सपने होते हैं, और गरीबों को भी सपने देखने का हक है, उनके पूरे होने चाहिए। तो अगर हम जी, समाज में रहते हैं और हमारे पास अगर इतने संसाधन हैं कि हम उनको हेल्प कर सकते हैं, तो करना चाहिए। जैसे मैं जी, बहुत जी, सारे वीडियोज़ आजकल आते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मुझे भी लगता है मैं करूँ, मुझे चूँकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। चूँकि घर जी, से अभी शादी का भी प्रेशर चल रहा है, तो वो शादी के लिए भी घर से कि भई शादी करो, और फिर काम का अलग मेरा ये चल रहा है। तो जी, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ़ में, लेकिन मैं एक इस तरह का कुछ करना चाहता हूँ। जैसे एक होता है कि एक होता है अनाथ लोग, एक होते हैं वृद्ध लोग, एक होता है बच्चे लोग। वो ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई है, लेकिन एक गरीब लोग होते हैं जो भीख माँग के रो रास्ते में खा रहे होते हैं। लेकिन मुझे जी, लगता है जो एक इस तरह के आपने देखे होंगे रोड पे घूमते हुए, जो कचरे से भी बीन के कुछ खा रहे हैं, यू नो? जी, वो शायद मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, सेंसलेस हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या है दुनियादारी। जो भीख माँग के जी, खा रहा है, तो उसको तो पता है कि पैसे माँग के हम कुछ खाएँगे, और उतना जोड़ लेंगे, उतना बचा लेंगे। लेकिन एक जी, ऐसी कम्युनिटी है जो मैंने देखी है, गरीब, जो मतलब रास्ते में घूमती है, जिनका कोई नहीं है, जी, और वो रोड के किनारे पड़े हुए हैं, उनको उनको चोट लगी हुई है, घाव हो रहा है हाथ में, पैर में घाव हो रहा है, जी, उनको सेंस ही नहीं है, मतलब सेंस में नहीं है, उनको खाने-पीने का कुछ नहीं पता, वो जो मिल गया वो खा लिया। उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, कि उनको रास्ते से उनको उठा के एक ऐसे छोटा-सा कोई एक घर टाइप का या कुछ इस तरह का बनाऊँ, और उनमें फिर उनको रखूँ और उनको केयर करूँ कि भाई, और उनको कुछ जीने का मोटो मिले, उनको उद्देश्य मिले। क्योंकि वो डेड लाइफ जी रहे हैं, उनको उनको उनसे किसी को मतलब नहीं होता है। शायद कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं इस ऐसी लाइफ में, या कुछ लोग घर से निकाल दिए गए होते हैं, या कुछ भटक गए होते हैं, गुमशुदा होते हैं। जी,
इनका कोई नहीं है, तो इनके लिए मुझे कुछ करना है। तो मैं कई इस तरह के जैसे कुछ मैंने गुजरात के इस तरह के वीडियो देखे, साउथ में देखे हैं कि लोग करते हैं जी, उनको गाड़ी में उठाते हैं पहले तो पहले उनसे बात करते हैं, वो बात नहीं करते हैं, उनको पकड़ के ले जाके गाड़ी में बिठा के, फिर उनको नहला-धुला के, फिर उनको धीरे-धीरे उनको मोटिवेट करते हैं, खिलाते-पिलाते हैं, फिर उनको उनकी जी, ज़िंदगी को सुधारते हैं, और फिर उनको धीरे-धीरे वो जिसमें दिलचस्पी लेते हैं उस काम में लगाते हैं। तो इस तरह का मैं जी। कुछ करना चाहता हूँ। तो आई थिंक मैं करूँगा, जल्दी करूँगा। थोड़ा-सा मैं सेट हो जाऊँ अपनी लाइफ़ जी, जी और ये मिशन बहुत ही अच्छा है सर। जी, जी, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आपकी बस। सोच को सलाम। यस डेफिनिटली हम सभी आपके साथ हैं और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है उन सभी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। सच में आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो सर। सर उसके बाद अगर मैं इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करूँ जो आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिला है, मिशन रानीगंज, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। आपको कैसे ब्रेक मिला? और जी, हुँ। मिशन रानीगंज नो डाउट मैं काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया है और जी, कई फ़िल्में आई भी हैं, गई भी हैं, कुछ रिलीज़ भी नहीं हुई, कुछ कुछ फ्लोर पे हैं जो आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मिशन रानीगंज मेरी लाइफ़ की एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें मुझे कहीं न कहीं एक पहचान दी है। आज काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं मेरे मतलब बड़े-बड़े चैनल से जिसके लिए एक एक्टर सोचता है कि उस चैनल से भी मेरा आज तक या व्हाटएवर बहुत सारे चैनल्स हैं, इनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन हो। तो ये सब मुझे मिला है मिशन रानीगंज से, एक पहचान मिली है। मेरा उसमें दिवाकर नाम का कैरेक्टर है। तो मैंने ये फ़िल्म की है और अभी तो 6 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी, पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई थी। जी, लेकिन इसको एप्रिसिएशन बहुत मिला नो डाउट। थोड़ा-सा मुझे लगता है थोड़ा-सा शायद पब्लिसिटी का कुछ हुआ या जो भी तो थोड़ा-सा लोगों को नहीं पता चला लेकिन अ, जिसने भी फ़िल्म देखी है उसने वॉव कहा है। मतलब चाहे वो क्रिटिक्स हो, चाहे कोई भी हो, सभी ने मुझे फ़ोन करके बोला है, पर्सनली लोगों ने मैसेज किए हैं कि यार फ़िल्म गज़ब की कमाल की बनी है और वो 6 अक्टूबर को आज शायद 4th और 5th वीक चल रहा है। आज भी फ़िल्म कई जगह पे चल रही है और हाउसफुल जा रही है। तो ये मैं खुद देख चुका हूँ, अभी 4th वीक में मैंने एक थिएटर में जाके देखी थी फ़िल्म, तो फ़िल्म हाउसफुल थी मतलब मैं शॉक था कि वॉव! आज तीसरे-चौथे हफ्ते में भी कहीं न कहीं पब्लिक आ रही माउथ पब्लिसिटी से। तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा और सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे जो डायरेक्टर हैं फ़िल्म के टीनू सुरेश देसाई सर, जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई, उसको डायरेक्ट किया और इतने अच्छे से मतलब फ़िल्म को पेश किया लोगों के सामने कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और वो सच्ची घटना के ऊपर फ़िल्म है ये। चूँकि 89 में रानीगंज कोल माइन में एक बाढ़ आ गई थी, जिसमें कई मज़दूर फँसे थे, जिसमें ब काफ़ी तो बच गए थे, लेकिन 65 मज़दूर नीचे ट्रैप्ड हो गए थे। तो जसवंत सिंह गिल एक चीफ माइनिंग ऑफिसर थे, उन्होंने डिसाइड किया एक फ़िल्म का डायलॉग भी है कि अगर एक भी ज़िंदगी बाकी है, तो मैं उन्हें बचाऊँगा। तो उन्होंने किस तरह से उनको रेस्क्यू किया और बचाया। तो इस तरह की फ़िल्म है और इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे आप माइन्स के नीचे देखिए तो सुधीर पांडे हैं, रवि किशन जी हैं, ये अपना वरुण वडोला जी हैं और इस तरह से बहुत सारे नीचे आर्टिस्ट हैं। और फिर ऊपर जो दिखाए गए हैं, जो इंजीनियर और ऑफिसर्स की टीम है, जिसमें अनंत महादेवन, राजेश शर्मा, दिव्येंदु भट्टाचार्य जी और राजेश शर्मा जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, पवन मल्होत्रा जी, लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट हैं। तो एक ये टीम है, बाकी एक दिखाया है जसवंत सिंह गिल जो अक्षय कुमार सर कर रहे हैं। इसके बाद उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा है। फिर मैं जो हूँ, मेरा कैरेक्टर है दिवाकर का जो जसवंत सिंह गिल के साथ उनके घर में रहता है और उनकी जो सरकारी भारत सरकार वाली जो जीप मिलती है उसको ड्राइव करता है, उनके साथ-साथ चलता है। तो ऑलमोस्ट मैं उनके साथ फ़िल्म में कंटिन्यू कहीं न कहीं रेस्क्यू जहाँ से शुरू हो रहा है, जब वो एक जगह जीप फँस जाती है और हम लोग रेस्क्यू के लिए मतलब हम लोग जा रहे हो तो हमें पता चलता है कहीं इस तरह की बाढ़ आई है और रेस्क्यू करना है, तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि दिवाकर गाड़ी हटा और ये सब वो सीन चलते हैं। फिर लास्ट तक कहीं न कहीं परिणीति और उनके कन्वर्सेशन में भी मेरा नाम काफ़ी आया है। चूँकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं फ़िल्म में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये फ़िल्म में ना किसी के भी कोई बहुत बड़े रोल नहीं है। इसमें ये एक कहानी है, इसमें सब एक कैरेक्टर हैं और सबने अपने किरदार को निभाया है अपने-अपने तरीके से, जिसको जो किरदार मिला है, सबकी एक लिमिटेशन है क्योंकि आप एक नेचुरल जो नॉर्मल फ़िल्म होती है, उसमें आपको थोड़ा लिबर्टी होती है। आप नेगेटिव रोल कर रहे हो, उसमें थोड़ा लिबर्टी है आपको एक्ट करने की। लेकिन
जो रियल बेस्ड स्टोरी होती है ना, उसमें एक करेक्टर होता है, वो करेक्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका खड़े होने का तरीका, उसका बॉडी बात करने का, डायलॉग डिलीवरी का तरीका, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चूंकि जो दिवाकर का करेक्टर था वो मैंने किया, तो वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज था कि भाई वो शांत खड़ा होता है, अपने जो बॉस है उसको साहब जी बोलता है, तो वो उस तरह का कैरेक्टर था। तो बहुत ज़्यादा मुझे लिबर्टी नहीं थी एज़ अ एक्टर परफ़ॉर्म करने की, लेकिन जो मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया, मैंने उसको फ़ॉलो किया और मैंने परफ़ॉर्म किया। और इस फ़िल्म का हिस्सा बनने के लिए मैं हमारे पूजा भगनानी जी हैं, पूजा एंटरटेनमेंट के ओनर, और मतलब मेरी गॉड मदर है, मैं उनको गॉड मदर भी बोलता हूँ, जिन्होंने जो मैं उनको हमेशा उनसे मतलब सीखता रहता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ, उनसे गाइडेंस लेता हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि मैम कोई भी फ़िल्म हो प्लीज़ मुझे आपके प्रोडक्शन में करनी है। तो बहुत साल, चूँकि हम लोग 8-10 साल से मैं कनेक्टेड हूँ उनके साथ। तो इतने साल के बाद उन्होंने बोला कि एक फ़िल्म शुरू हो रही है, आप डायरेक्टर सर से मिल लीजिए और अगर आप फिट होंगे तो आपको डेफ़िनेटली उसमें मिलेगा। तो उन्होंने मुझे नो डाउट बहुत सपोर्ट किया। फिर डायरेक्टर सर से मिला तो टीनू जी ने बोला कि गौरव तुम तो लेट हो गए हो, बिकॉज़ हमारी फ़िल्म की ऑलमोस्ट कास्टिंग कंप्लीट हो गई है। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आपकी तो मैंने फ़िल्में देखी हैं, रुस्तम, 90-20 लंदन, तो मतलब मुझे आपके साथ एक फ़िल्म करनी है। और इवन मैं अक्षय सर का भी बहुत बड़ा फ़ैन था। चूँकि जब मैंने पहली फ़िल्म अपने झांसी में देखी थी, मोहरा एक टॉकीज़ है हमारे यहाँ, ये सॉरी न मिनर्वा टॉकीज़ है, उसमें मोहरा फ़िल्म लगी थी। तो वो फ़िल्म देखी थी मैंने, तो अक्षय कुमार को मैंने पहली बार स्क्रीन पे देखा था लाइव। तो मेरे लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी कि उनके साथ मैंने कहा एक सीन भी अगर मिल जाए तो मतलब मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आज मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो उन सर ने बोला कि अच्छा 2 दिन दो, मैं 2 दिन के बाद बताता हूँ अगर कुछ अच्छा रोल निकलता है तो। फिर 2 दिन के बाद कॉल आया है कि एक दिवाकर कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है लेकिन फ़िल्म में थ्रू आउट प्रेज़ेंस रहेगी और आप कंटिन्यू अक्षय सर के साथ ही सीन है सारे मेरे, और अक्षय सर के साथ ही रहना है। तो वो कैरेक्टर है, तो मतलब मैं तो, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइज़ और बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ मैं एक सीन सोच रहा था लेकिन उस फ़िल्म में मुझे पूरा थ्रू आउट मिला। तो उसके लिए थैंक्स टू टीनू सर, थैंक्स टू पूजा मैम, फिर हमारे वसु भगनानी जी जो हमारी फ़िल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं, दीपशिखा जी, जैकी भगनानी जी, अजय कपूर जी, ये सारे प्रोड्यूसर हमारी फ़िल्म के, इन्होंने फ़िल्म बहुत अच्छे से बनाई। फिर टीनू जी डायरेक्टर हैं, असीम मिश्रा जी इसके कैमरामैन हैं, और मतलब बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है और बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ आपके शो पे, लेकिन सभी ने बहुत मेहनत की है, बहुत अपने एफर्ट्स लगाए हैं, चाहे वो फर्स्ट एडी हो, चाहे वो लास्ट एडी हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम में हो, शीतल जी हमारे, या जो भी हो, सभी ने अपने-अपने एफर्ट्स लगाए हैं इस फ़िल्म को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। तो सभी को मैं थैंक्स करूँगा और उम्मीद करूँगा कि फिर से इस टीम के साथ, इन लोगों के साथ कहीं न कहीं काम कर पाऊँ। जी। और सर अक्षय सर के साथ आपके कुछ मोमेंट्स मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत ही पंक्चुअल है, मैंने उनके बारे में सुना है। जी, जी, पंक्चुअल हैं, बहुत पंक्चुअल हैं और नेचर भी बहुत अच्छा है, फ़नी है, जॉली है, मस्ती मस्ती भी करते हैं सेट पे हम लोगों के साथ। वो जी, स्पोर्ट्स भी खेलते थे, लाइक वो अभी भी इतने फिट और एनर्जेटिक हैं। लाइक कभी-कभी जैसे वो उनको कैच कैच जो बॉल से कैच एंड थ्रो होता है ना, उसका बड़ा शौक है। तो कभी भी जी, ऐसे हम लोग फ्री बैठे हुए हैं, तो सारे आर्टिस्टों के साथ एक सर्कल बना लेते थे और फिर कैच एंड थ्रो करते थे। तो जो कैच नहीं कर पाता था, वो आउट होता जाता था। तो इस तरह से जी, जो लास्ट में बचता था विनर होता था। तो वो एक कैच थ्रो काफ़ी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे हम लोग सम टाइम। फिर जी, एक एक कुछ और की बॉटल्स उन्होंने 8-10 बॉटल्स रख ली और उसमें बॉल मारना है कि कौन जी, ज़्यादा बॉटल गिरा गिरा पाता है। तो इस तरह का गेम, तो इस तरह का वो काफ़ी करते थे। बाकी हाँ, वो सेट पे मोस्टली रहते थे, ऐसा नहीं है कि बाहर वैनिटी में जाना है। सेट पे रहते जी, थे और सेट पे मतलब डायरेक्टर सर को फ़ॉलो करते थे और चूँकि वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं रुस्तम में, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। जी, तो सेम डायरेक्टर की फ़िल्म है, तो अ, बहुत अच्छे नेचर के थे, हम लोगों ने क्रिकेट में, तो मैंने सर से, अक्षय सर से 30 पाउंड जीते थे। तो अभी भी मैंने ओह! सँभाल के रखे हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला था कि कौन आउट कर रहा है, तो मतलब जी, 2 टीम बन गई थी, तो एक टीम में मैं था, तो ऐसे मैंने 10-10 पाउंड करके 30 पाउंड जीते।
और वो मैंने अभी भी सँभाल के रखे और मैं उनके पास गया था। मेरे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैंने कई जगह बोला है इस बात को कि मैं उनको पास गया कि मैंने कहा सर ऑटोग्राफ, चूँकि मुझे लग रहा था ना कि अक्षय कुमार सर से जीता है मैंने पॉन्ड्स, तब चूँकि हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे, तो वो वहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह थे, तो तो मुझे लगा कि मैं एक बार सर से ऑटोग्राफ ले लेता हूँ, तो मैं इसको हमेशा अपने पास मेमोरी के उस पे रखूँगा। तो मैंने बोला कि सर ये इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो वो बोले कि बेटा इस पे नहीं, तुम जी, पेपर लेके आ जाओ, उसमें कर दूँगा, नोट पे नहीं। तो मुझे जी, थोड़ा लगा अरे मना कर दिया। फिर कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील हुआ कि वो रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी करेंसी की, तो आज हम लिख देते हैं नोट पे, पूजा गुप्ता तू बेवफ़ा है, सोनम गुप्ता तू बेवफ़ा है, और इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं, हमारी करेंसी को खराब कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो लोग सजग हुए हैं, थोड़े-से समझदार हुए हैं, अभी इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन पहले इस तरह से नोटों को खराब करना और करेंसी को वेस्ट करना कहीं न कहीं हमारे देश की अमानत है। तो ये चीज़ बिल्कुल उनसे सर। सीखने को मिली कि उन्होंने बाहर की करेंसी के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, करेंसी पे नहीं बेटा, तुम अलग से ले लो मुझसे ऑटोग्राफ। तो वो ओह! मुझे टच की चीज़ है। हाँ, तो वो था मेरा उनके साथ मोमेंट्स। फिर लाइक सेल्फी हम लोग जब फ्री होते थे तो लाइक सब आर्टिस्ट ना सर के साथ फ़ोटो क्लिक करते थे। तो मैं मोस्टली सेल्फी लेता था। क्योंकि उनकी उस वक़्त सेल्फी फ़िल्म भी आ रही है, तो मैंने उनको बोला कि सर वो सेल्फी का प्रमोशन कर रहा हूँ। तो ओह! हँसने लगे। हाँ, तो मैंने 3-4 बार उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स लिए, तो एक बार तो उन्होंने बोला कि बेटा तू रोज़ आ जाता है, एक फ़ोटो ले, तू रोज़ एक फ़ोटो लेता है। मैंने कहा सर आपको कम से कम याद तो हो गया मेरा फ़ेस, क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हैं, याद रखना फ़ेस हमको पता है, बचपन से देख रहे हैं उनको अक्षय सर हैं। लेकिन उनको भी याद हो गया कि ये बंदा मेरी रोज़ फ़ोटो लेता है मेरे साथ, है ना? तो उन्होंने बोला कि तू रोज़ एक फ़ोटो लेता है। तो मैंने बोला सर आपको एटलीस्ट मेरा फ़ेस तो याद हो गया। तो जी, होते थे मूवमेंट्स होते थे। परिणीति चोपड़ा का भी बहुत अच्छा नेचर था। वो भी सेट पे सबसे आगे हाय हेलो करती थी, सबके साथ बैठ जाती थी, सबसे बातें करती थी। तो वो एटीट्यूड जैसा कुछ भी किसी में नहीं लगा। सब बहुत डाउन टू अर्थ थे। सबने हम लोग कई बार जैसे हमारे वो रेस्क्यू वाला वो सीन चल रहा था ना जो लंदन में शूट हुआ था। तो हम लोग टेंट के अंदर बैठे होते थे। सारे आर्टिस्ट एक साथ थे। अब वो सीन जहाँ लगना नहीं होता था तो डायरेक्टर सर बोलते थे रेस्ट कर लो। तो सब लोग टेंट पे आ जाते थे। टेंट पे बैठ के ना रात हो रही होती थी तो हम लोग गाने गाते थे। तो पुराने गाने हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ भी बनाए हैं, कुछ लोगों ने, कुछ आर्टिस्टों ने वीडियोज़ बनाए। तो लेट्स सी, मैं ट्राई करूँगा कि मुझे मिल जाए वो वीडियो। तो हम लोग गाने गा रहे होते थे ना पुराने गाने, तो वो वीडियो में लाइक सारे लीजेंड एक्टर जो मतलब अपने आप में चलते-फिरते एनएसडी हैं। तो उनके साथ परफ़ॉर्म करना, उनके साथ बातें करना, फिर उनके सामने गाने गाना, तो वो सब एन्जॉय के पल, वो मोमेंट सब अभी भी याद आते हैं, कहीं न कहीं। ओह! ग्रेट सर। और सर इसके अलावा आपका एक शो आता था रूबरू विद गौरव प्रतीक, उसके बारे में हाँ, भी हम वो जानना चाहें? वो आता था। तो जी, जी। वो आपके जैसा आरडीडी जैसे ही शो था, लाइक आपके साथ जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट रूबरू हो रहा हूँ, वो जी, मेरे एक थॉट आया क्योंकि चूंकि मैं काफी लोगों से मिलता रहता हूँ, कई इंस्पिरेशन पर्सनैलिटीज होती हैं, कई अच्छे लोग होते हैं, जो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है, तो उनसे ऐसे जी। मिल के बातें करता था, तो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि मैं इनके साथ बैठता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, तो क्यों ना इनके बारे में जानूं, और वो जान के मैं रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने डालूँ तो लोगों को भी उनसे कुछ सीखने को मिले। तो मैंने एक शो शुरू किया था रूबरू विद गौरव प्रतीक। ठीक है? तो उसमें एक मैंने यूट्यूब पे एक चैनल शुरू किया था। उसका नाम रखा था मैंने द सेल्फी टॉक। तो उसमें मैं इंटरव्यूज़ करता था लोगों के, तो मेरा पहला इंटरव्यूज़ था अशोक ध्यानचंद्र जी के साथ, जो ओह! ओलंपियन हैं, जो जी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और हमारे जी, मेजर श्री ध्यानचंद जी के बेटे हैं। उनका मैंने इंटरव्यू किया था पहला। तो जी, वो बहुत अच्छा सक्सेस हुआ, काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ़ की, और उनसे मतलब हॉकी के बारे में जाना, और दादा ध्यानचंद जी के बारे में जाना कि उनको किस तरह की चीज़ें पसंद थी, किस तरह की नापसंद थी, जी, और वो क्या हमारे आने वाली युवा पीढ़ी और जनरेशन को संदेश देंगे। तो वो चीज़ें जी, काफ़ी अच्छी मैं कर रहा था, तो अभी टाइम नहीं मिलता है चूँकि, तो लेकिन मैं करता रहता हूँ कभी न कभी। जी, जी।
और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, प्रतीक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। शशि लाहोटी जी हमारे साथ जुड़ी है जो कि कवित्री है। स्वाति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू सो मच मैम। इनायत शेख जी जुड़े हैं जो कि बॉलीवुड के डायरेक्टर है। अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजन मोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और सर इसके अलावा एड फ़िल्मों में भी आपने काम किया है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। अजय देवगन जी के साथ भी आपने काम किया है। किसमें? एड फ़िल्म अजय देवगन जी के किसमें साथ किसमें भी किसमें? आपने। अच्छा, हाँ, हाँ, मैंने अभी जी, एक एड गो फ़िल्म की गैस। थी गो यस। गैस के लिए, नया एलपीजी जो आ रहा है उसके लिए मैंने किया है जी, गो गैस। तो उसमें अजय देवगन जी थे मेरे साथ। तो मैंने उनके साथ चूँकि टाइम तो, क्योंकि एड तो बहुत जल्दी शूट होता है, बहुत जल्दी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता है किसी एक्टर के साथ। लेकिन जी, अजय सर के साथ मैंने काम किया, सिंघम, जिनको हमने देखा था। मैं तो फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी तभी। फ़िल्म जी, इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन इसमें मेरी पहली मुलाकात थी। लेकिन अच्छे हैं वो भी, अपने मतलब काम पे फ़ोकस्ड, और अपना काम किया, और मतलब ज़्यादा दुनिया से मतलब नहीं, अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने काम को करते हैं। तो वो एक मैंने जी, ऐड किया था। और अभी कुछ मेरे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू होने वाले हैं जल्दी, और अच्छे स्टार कास्ट के साथ है, अच्छे प्रोडक्शंस के साथ हैं, और जी, जल्दी मैं आपको अपडेट करूँगा, चूँकि अभी कुछ चीज़ें ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं हुई, तब तक मैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो जल्दी शुरू होने वाली है मेरी, मैं जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा उन चीज़ों को। बिल्कुल सर, विश यू ऑल द बेस्ट और सर इसके अलावा आप एक कवि भी हो। हाँ। अरे वो जी, जी, मुंबई कहते हैं ना, मुंबई जाने क्या-क्या बना देती है आपको। मैं एज़ अ एक्टर एक्टिंग के लिए आया था, लेकिन अभी बहुत कुछ कर रहा हूँ, और कभी भी मैं मतलब लाइक कि मुझे लिखने का शौक है, और मैं काफ़ी कविताएँ लिखी हैं। अभी हाल ही में मैंने महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी के लिए एक शो में भी गया था, मुझे महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी ने मुझे बुलाया था एज़ अ पोएट। तो मैं एज़ अ पोएट गया था, और एज़ अ पोएट जाके मैंने अपनी कुछ कविताएँ पढ़ी और वो लोगों को पसंद आई। तो जी, मैं लिखता हूँ कविताएँ भी, और होपफुली मैं एक बुक भी जल्दी पब्लिश करूँगा, और उसका भी मैंने टारगेट किया है कि जब वो जो बुक पब्लिश होगी उसका जितना भी प्रॉफ़िट होगा, वो मैं कहीं न कहीं ज़रूरतमंदों, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह का मुझे कुछ सोशल वर्क करना है, जो अनाथ लोग हैं उनके लिए हेल्प करनी है, तो उसका जो प्रॉफ़िट है सारा मैं उसमें डाल दूँगा। अपने पास एक भी रुपया नहीं रखूँगा। उसका जितना भी प्रॉफ़िट ओह! आएगा मुझे बुक का, तो वो मैं सारा डोनेट कर दूँगा। मैं लाइव बोल दिया देखो। ग्रेट सर, ग्रेट सर एंड हैट्स ऑफ। और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो क्या-क्या हॉबीज़ है आपकी? मेरी सिंगिंग है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है। मैं जिम्नास्टर हूँ, मैंने जिम्नास्टिक भी सीखी हुई है। मैं जिम्नास्टिक भी कर लेता हूँ। जिम्नास्टिक सबको नहीं पता होगा, लाइक जो टाइगर श्रॉफ करते हैं ना, हैंडस्टैंड, हाथों से चलना, बैक फ्लिप, समरसॉल्ट, ये मैंने बचपन में ही सीख लिया था सारा कुछ। तो आई नो ओह! बैक फ्लिप, और हाथ के बल चलना। कुछ मेरे वीडियोज़ भी मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल के रखे हुए हैं, कुछ शायद यूट्यूब पे भी मिलेंगे, जिसमें मैंने जी, जिम्नास्टिक के कुछ ऐसे हैंडस्टैंड के मूवमेंट्स कुछ डाले हुए हैं उसमें। तो वो है। और जी, बाकी लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बातें करना, लोगों को मोटिवेट करना, कोई परेशान है उसके दुखों को, मतलब उसको सुन के कि भाई वो उसको प्रॉब्लम क्या है उसको मैं सॉल्व करने लग जाता हूँ। घर वाले बोलते भाई तुम तो एक काम करो, आश्रम खोल लो, वहाँ पे लोगों को ये करने लग जाओ। मैंने कहा यार अच्छा लगता है मुझे, किसी को जी, किसी के दुःख कम हो रहे हैं, या किसी को मुझसे बात करके अगर थोड़ा-सा भी लग रहा है कि यार उसकी कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो व्हाई नॉट? बिल्कुल सर एंड थैंक यू सो मच सर और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को स्पेशली जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें सर?
एक्टिंग लाइन में जो आना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि एक्टिंग करना बुरी बात नहीं है। एज अ एक्टर अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो अपनी प्रतिभा दिखाइए। लेकिन एक मैं और सजेशन दूंगा कि जो जैसे मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप करके आ गया तो वो ड्रॉप मत कीजिए। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप मुंबई आइए। यहाँ पे आने के बाद आप जॉब कीजिए। ठीक है? अगर आप जॉब करोगे तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे। कहीं ना कहीं आपको ये आजकल जो डिप्रेशन आने लग रहा है ना कि पैसे नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, अभी घर वालों से भी डांट पड़ रही है, तो लोगों को डिप्रेशन आने लगता है। तो उस उन चीजों से बचने के लिए एटलीस्ट आप जॉब करोगे ना तो आपका एक लाइफ का मोटो होगा कि चलो एक्टिंग में आपको काम नहीं मिल रहा है या आप एज ए एक्टर नहीं आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप कम कम से कम जॉब कर रहे हो। जॉब से आपको एक इनकम आ रही है, आप अपना सर्वाइव कर पा रहे हो, अपनी फैमिली चला पा रहे हो और साइड में आप एक्टिंग ट्राई करते रहो। अगर एक्टिंग में आपको 24 घंटे की जॉब तो नहीं करनी है तो आप एज ए एक्टर अगर आपको कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जॉब छोड़ दो, अपना एज ए एक्टर काम करो। अदरवाइज आपके पास एक बैक सपोर्ट रहेगा तो वो करना चाहिए। और ट्राई सबको करना चाहिए। एक टाइम पीरियड लेके आओ, अपनी जिंदगी मत इसमें निकाल दो। एक टाइम पीरियड ले लो कि भाई 1 साल में मुझे कुछ करना है, कुछ होता है अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा कुछ देख लो। पूरा आप लाइफ में मत निकालो क्योंकि बहुत रिस्की लाइन है। मैंने तो ले लिया रिस्क, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके रिस्क पूरे हो जाएं और सब तो लोग सफल हो जाएं। ये मेरा जी। बच्चा है, मेरा सिस्टर का बेबी। यहाँ ये मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया। इसको ओके। हेलो करो। ये देखो, हेलो हाय। करो, हेलो करो, हाय, ऐसे करो। हेलो। ये लाइव। आपका नाम बोलो। ओके। वाओ। इसका नाम है स्वास्तिक। आप कौन सी क्लास में हो? नीचे हैंड नीचे करो, ओके। अभी बोलो कौन सी क्लास में हो? वाओ। एलकेजी एलकेजी में में पढ़ते हो हो। आप? चलो अभी आपका इंटरव्यू लेंगे। अभी पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। यस। आप कहाँ से हो? कहाँ रहते हो आप? कानपुर में। अच्छा, कानपुर में रहते हो। तो अभी आपका स्कूल नहीं है? है? स्कूल जाते हो आप? हाँ? स्कूल जाते हो? हाँ। कहाँ? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लिटिल फुट। अच्छा, अभी अभी आपकी वेरी छुट्टी हो, गुड। आपसे आप बता दो आपकी छुट्टी हो गई है। है। अच्छा। वेरी गुड। हो थैंक गया? यू। थैंक यू कर दो। थैंक यू। फ्लाइंग किस दे दो। ओके, फ्लाइंग किस बाय दे दो। फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस कर दी। फ्लाइंग किस दो। बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच ये सर, बहुत ही अच्छा लगा। ये जी, जी। छोटा बेबी है, इसको भी हेलो कर ले। इसको भी हेलो कर। हेलो, वाओ सो क्यूट। ये देखो, ओह बाय कर लो, वाओ। बाय बाय कर लो, बाय बाय। बाय 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 करो, बाय ओह, बाय। लेके जाओ। बहुत ही प्यारा बच्चा। हाँ, ये दोनों लाडले हैं मेरे। ओह, ग्रेट यस, सर एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और थैंक यू बहुत कुछ सो सीखने मच को मौका ऋचा जी। आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। आपके नए-नए वीडियोज़ देखते रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो। बहुत सारे अच्छे-अच्छे मोटिवेटेड वीडियो बना रहे हो आप और कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि आपने कहाँ से शुरुआत की और आपके साथ धीरे-धीरे बड़े-बड़े एक्टर जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपका ये शायद कौन-सा इंटरव्यू है आपका? ये है 130 मोर देन 100 1131 131 1130 नो 1131 ओह गॉड 1131 यस। ओह गॉड मुझे लगा 131 नो नो 1131 आई सर। थिंक अब ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। आपने शायद 1 2 साल पहले शुरू किया था।
ये 17 जून 2020 को ये शो मैंने स्टार्ट किया था सर। तो कितने मतलब कितने सारे इंटरव्यू डाले आपने? 365 दिन साल में होते हैं। आप कितने मतलब यस, ऑलमोस्ट डेली इंटरव्यूज चलते हैं आपके? यस पहले डेली चलते थे, अभी बीच-बीच में करती हूँ मैं। तो ओह इसके लिए मैंने वाह! रिकॉर्ड भी बनाया है। 1 ईयर में 387 एपिसोड किए थे और हाँ, 7 मतलब पद्मश्री एक साथ आए थे। उसके लिए मैंने वाह! वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाँ, हाँ। तो आपको जी, बहुत जी। सारी कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। आप ऐसे थैंक यू सो इंटरव्यूज़ मच, करते थैंक यू सो रहें और बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके और आपसे भी थैंक यू ये सो मच काफ़ी सर। दिनों से चल रहा था हमारा कि हम रूबरू होंगे, कनेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगा चलो अभी अच्छा मौका आया है, चलो करते हैं। सो जी, जी। बहुत सारे लोग लाइव हैं और मैं चूँकि आपने दूसरे किसी ऐप के थ्रू मुझे कनेक्ट किया है, तो मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे तो मैं किसी को रिप्लाई कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बट जो भी कनेक्ट है तो उसको थैंक यू सो मच और जो बाद में देखना चाहे तो अभी इसको आप फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह इनको पब्लिश कर देंगे, ये यस, वाला इंटरव्यू अभी रहने वाला है। सो जी, जिसको भी जब टाइम मिले तो देख सकता है। और बिल्कुल सर। ऋचा जी से भी कनेक्ट हो जाइए और उनको भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, आरडीडी शो को फॉलो कीजिए और ऋचा जी के चाहने वाले मुझे फॉलो करें, बीइंग गौरव प्रतीक ऐज़ मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू जी, सो जी। मच ऋचा जी, आपने अपने थैंक यू सो मच शो सर। को बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जोशे जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं